हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं केस लॉ का सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सबसे पहले मैंने लेकर के आया हूं। साथियों, यहां पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे। और अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो साथियों पार्ट थर्ड की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अगर हम पार्ट थर्ड को देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ हो सकते हैं, इन सभी चीजों को हम आपके सामने एक एक करके बताते हुए चलने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि एज सच जो भी चीजें मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ये अपने हैंड राइटिंग में लेकर के आया हूँ और इसी के माध्यम से मैं चीजों को आपके सामने एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। किसी भी टाइप का यहाँ पे आपको पीपीटी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो साथियों, बस आप चीजों को समझिए और चीजों को समझते हुए आप चलिए कि ये चीजें आपको एक साथ मैं कंपाइल करके दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल नंबर 12 की बात करते हैं साथियों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो हमें देखने के लिए मिलता है डेफिनेशन क्लॉजेस। जी हां साथियों, आर्टिकल नंबर 12 का डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं या फिर आप आर्टिकल नंबर डायरेक्ट 36 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 36 अगर हम लिखते हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोनों में डेफिनेशन क्लॉज के बारे में ही हमको बताया है, लेकिन जब हम आर्टिकल नंबर 36 के पास जाते हैं तो ये हमको देखने के लिए मिलता है डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम यही आर्टिकल नंबर 12 के पास आते हैं तो ये हमको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। दोनों में बस इतना ही अंतर यहां पे अभी आपको इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए चलना है। तो अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा केस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं कुछ केस लॉ लिख करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और ये केस लॉ डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास वर्सेस शांताबाई का केस आ जाता है। ये केस आपके लिए बार बार इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ यहां पे आप देख रहे होंगे कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यह भी केस आपको आर्टिकल नंबर 12 के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हैं आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला है और यह भी केस लॉ आपको आर्टिकल नंबर 12 के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करते हैं तो इसी केस लॉ में, इसी आर्टिकल नंबर 12 में आपको अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का भी केस देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, आर्टिकल नंबर 12 से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जो कि बार बार रिपीट करके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए इन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने एक जगह रख रहा हूं। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो एक एक केस लॉ का मैं डिस्क्रिप्शन भी लेकर के आऊंगा और विद डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने चीजों को समझाने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर अगर 13 की, तो आर्टिकल नंबर 13 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यह भी आपको जानने के लिए जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो साफ साफ कहता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी लॉ बना दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो किसी भी तरह से डेरोगेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो ये कहां हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो हमको पार्ट नंबर 3 में देखने के लिए मिल रहा है। किसके पार्ट नंबर 3 में? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 में अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से वो डेरोगेट्स कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको समाप्त किया जा सकता है, उसके ऊपर एक एलिप्स लगाया जा सकता है, उसको वेवियर कहा जा सकता है, उसमें सेवरेबिलिटी का हम सिद्धांत लगा सकते हैं और यही सारी चीजें हमको आर्टिकल नंबर 13 में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे डॉक्ट्रिन देखने के लिए मिलता है और आर्टिकल नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं
तो यहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आर्टिकल नंबर 13 में कौन कौन से डॉक्ट्रीन, कौन कौन से प्रिंसिपल हमको दिए गए हैं। तो कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ डॉक्ट्रीन है जिसको आपको लर्न करने की आवश्यकता है। जैसे कि डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी की हम बात करते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवियर की बात करते हैं, और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। ये सभी के सभी मटेरियल आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगे? तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत जाकर के देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ और हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर अगर 14 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 में सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल नंबर 14 क्या कर रहा है। ये सिंपल कर रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये सिंपल ही कर रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। भाई साहब इतना बताए हैं, और इतना बताने के बाद हम इनसे रिलेटेड केस लॉ को लेकर के आ रहे हैं, जो कि केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा, या आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, वहां पे इस टाइप के केस लॉ आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो मेन एग्जामिनेशन में भी आप क्या करेंगे? इस केस लॉ को वहां पे कोट कर सकते हैं, और इसके फैक्ट को थोड़ा सा 2-4 लाइन में आप लिख करके वहां पे आप नंबर पा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर अगर 14 की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पहला केस आ जाता है वो चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इसी तरह से दोस्तों आपको लर्न करके रखना होगा कि इस आर्टिकल से रिलेटेड ये कम से कम एक आर्टिकल से रिलेटेड आपको 5-5, 4-4 केस तो लर्न होना ही चाहिए अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट हैं। फिर नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं अगर आर्टिकल नंबर 14 में, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का मामला आता है, जो कि ये भी मामला आपके आर्टिकल नंबर 14 से ही डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है साथियों आर्टिकल नंबर 14 से डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी केस लॉ को यहाँ पे आप क्या करते चलिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते चलिए। आप अगर जरूरत पड़े तो आप अपने नोट्स पे भी लिखते हुए चलिएगा बाय द टाइमिंग। अभी इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप कहेंगे कि इसका पीडीएफ कहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों यही हमारा लॉ विथ रोनित यूट्यूब चैनल है। इसी से रिलेटेड आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे एज यूजुअल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्या आप ज्वाइन करेंगे? तो यही लॉ विथ रोनित आपका यूट्यूब चैनल से एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। अब देखिए, अब आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड क्या क्या आता है। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक मामला आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। आर्टिकल नंबर 14 से ही रिलेटेड आपके पास ईपी रोयप्पा का भी केस आ जाता है साथियों, और साथ ही साथ आरके डालमिया का भी केस आ जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीजें मैंने केस लॉ आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और भी जानकारी हमको चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इससे रिलेटेड पूरे के पूरे फैक्ट एक केस लॉ के लेकर के भी आऊंगा। आर्टिकल नंबर अगर 15 की हम बात करते हैं, तो यहां पे किसकी बात करता है साथियों? यहां पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। अब किस किस ग्राउंड पे प्रोहिबिशन किया जा सकता है? जैसे रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे ही हमसे क्या किया जा सकता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और उसी डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए यहां पे इन सभी केस लॉ को लाया गया है। और ये ऐसे ऐसे केस लॉ है साथियों जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, जिसमें हमारे पास पहला केस आ जा रहा है टीएमए पाई फाउंडेशन केस लॉ का। इंपॉर्टेंट हमारा केस लॉ होता है अगर हम टीएमए पाई फाउंडेशन को देखते हैं। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है आर्टिकल नंबर 15 से पीए इनामदार का केस आ जाता है। यह भी केस लॉ हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास अशोक कुमार ठाकुर का केस आ जाता है, और एक और केस लॉ आ जाता है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का है, शायद कि केरला का है कि अब ये स्टेट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये भी चंपकम दोराई राजन का भी केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं साथियों, तो आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड ये 4 केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं पूरे के पूरे आपके आर्टिकल नंबर मीन्स कि पूरे के पूरे आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस लॉ को यहाँ पे बताने वाला हूं। अब आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है।
अब ये क्या कहता है आर्टिकल, सबसे तो पहले आप आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल क्या कर रहा है, कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसकी बात कर रहा है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर सरकार रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरी मिलने वाला है, तो सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए। किस चीज में? अपॉर्चुनिटी में। अब देखिए, अगर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है तो इससे रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ हमारे लिए बने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस लॉ बने हैं इससे रिलेटेड, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस बना है। जी हाँ साथियों, ये केस लॉ आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि प्रीवियसली आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये वाला केस लॉ पूछा गया है। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस की बात करते हैं। यहीं पर जो हम नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड रणधीर सिंह का केस लॉ आता है साथियों, जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मेल वर्क कर रहा है या फीमेल वर्क कर रही है तो ऐसा नहीं हम मेल को ज्यादा पेमेंट देंगे और फीमेल को कम पेमेंट देंगे, नहीं। ये हमारे रणधीर सिंह का मामला था और इसी रणधीर सिंह के मामले में बताया गया था कि इक्वल वर्क के लिए आपको इक्वल पे देना है। आप लोग देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यही आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का मामला है और ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉ ने कई चीजों को बदल दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे आप जनरल सिंह का मामला देख रहे हैं, जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का मामला है और ये भी मामला आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं। यहीं पे आप एम नागराज का भी केस आप देख रहे हैं जो कि आर्टिकल नंबर 16 से ये भी केस लॉ रिलेटेड है। तो साथियों जो भी केस लॉ हो रहा है, जो जिस आर्टिकल से रिलेटेड, उन सभी चीजों को हम जो इंपॉर्टेंट केस लॉ तो बहुत है, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट करके पूछा गया है, उन्हीं सभी केस लॉ को मैं यहां पे रखा हूं। अब आर्टिकल नंबर 17 से आप देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 17 से क्या क्या केस लॉ बन रहा है। तो अब आर्टिकल नंबर 17 बात क्या करता है? तो ये बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज का। साथियों छुआछूत मीन्स की उच्च जाति का, नीच जाति का, इससे छूट के बारे में बता रहा है। नॉट अलाउड इन इंडिया, जो ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन कर दिया गया है, इस प्रकार के टचेबिलिटीज को यहाँ पे नहीं रखा गया है और एज सच इससे रिलेटेड अभी कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट था नहीं, इसीलिए मैंने इससे रिलेटेड कोई भी केस लॉ नहीं लिखा है। अब हमारे पास आ जा रहा है आर्टिकल नंबर 18। अब इसमें क्या आ जा रहा है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्या होता है, किसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कहेंगे? जैसे कि आप पहले के जमाने में सुने होंगे महाराजा, महाधीराज, ये लोग आ रहे हैं, तो इस प्रकार के आप टाइटल्स को साहब अब से नहीं लगाएंगे। और ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात चिल्ला चिल्ला के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 18 कह रहा है कि आप इस प्रकार के नहीं लगाएंगे, आप टाइटल्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप एकेडमी के टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट लगा सकते हैं। अगर आप मिलिट्री से हैं तो मिलिट्री में जनरल, कर्नल जो भी होंगे व्हाटएवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महाराजा और महाधीराज टाइप का टाइटल आप नहीं लगाएंगे। यह बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत बता दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 19 की हम क्या बात करें? बिग डैडी ऑफ ऑल केसेस के नाम से इसको भी हम जानते हैं। सबसे बड़ा आर्टिकल है, जो चीज भी होता है आर्टिकल नंबर 19 में और आर्टिकल नंबर 21 में ही हमको डालने की आवश्यकता होती है। अब आर्टिकल नंबर 19 की कहानी देखिए कि आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भैया मुझे बोलने की आजादी है, मुझे फ्रीडम है किस चीज का? स्पीच देने का और एक्सप्रेशन, उसको व्यक्त करने का आजादी है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ केस लॉ बनते हैं। अब इन केस लॉ को भी आपको यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इन केस लॉस से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ की हम बात करते हैं तो नवीन जिंदल का केस आता है। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि 2004 का एक बहुत ही रेलिवेंट मामला था। साथियों इस फैक्ट में अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फैक्ट हम आप लोगों के लिए बाद में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अगर आर्टिकल नंबर 19 से आप देखेंगे तो विजय इमैनुअल का केस आया था, जो कि स्टेट ऑफ केरला से रिलेटेड ये मामला था। इसके बाद से रोमेश थापर का केस लॉ आया था और रोमेश थापर का भी केस लॉ साथियों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। यहां पे एक और केस लॉ आया था
इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस लॉ है साथियों वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। और यह भी मामला आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम आर्टिकल नंबर 19 की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड के अब्बास का केस आया था और यह भी केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथी। और आगे चलते चलेंगे, जैसे टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोनिक निगम लिमिटेड, ये सभी के सभी आपके केस लॉ जो हैं साथियों, ये सभी के सभी आर्टिकल 19 के हैं। और आर्टिकल 19 से रिलेटेड हर एक केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिग डैडी ऑफ ऑल आर्टिकल्स इसको माना जाता है, इसको। और आर्टिकल नंबर अभी हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 21 पे। अब आर्टिकल नंबर 20 से रिलेटेड देखिए कि आर्टिकल नंबर, सबसे पहले जानिए कि 20 कहता क्या है, इसके अंदर क्या चीजें छुपा है। तो ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात करता है। किसका? तो कन्विक्शन से ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। किसके रिगार्डिंग? तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आपका कन्विक्शन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग्स में आपको आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन दे रहा है। अब इससे रिलेटेड आप केस लॉ को देखिए, तो इससे रिलेटेड जो आपका केस लॉ आ जाता है साथियों, वो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मामला आ जाता है। और ये मामला भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में होता है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मामला। इस केस लॉ को आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, साथ साथ यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं, कंचना बेबी वर्सेस गुरप्रीत बेबी का मामला आता है और यह मामला भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों साबित होता है। फिर हमारे पास एक और केस लॉ आता है, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का मामला। और यह नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का मामला साथियों, यह भी मामला आपके आर्टिकल नंबर 20 से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट यह भी मामला है। आप सभी लोगों को पता है कि नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का अगर हम केस लॉ देखते हैं तो आपको आर्टिकल नंबर मींस की सीआरपीसी के अंतर्गत भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 21 पे, जो कि सबसे बड़ा आर्टिकल है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 21 में आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, तो यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज के बारे में साथियों प्रोवाइड किया गया है। अब आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ केस लॉ आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम फिंगर पे गिने तो केस लॉ यहां पे कम पड़ जाएगा, हमारी फिंगर कम पड़ जाएंगी, केस लॉ इतना ज्यादा है आर्टिकल नंबर 21 में। एके गोपालन का केस लॉ यहां पे आता है, एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, सतवंत सिंह का केस आता है, साथ ही साथ हुसैनारा खातून का केस आता है। और ये सभी के सभी केस लॉ कहीं ना कहीं आपको सीआरपीसी से मैच करते हुए मिलेंगे। जब आप इन सभी केस लॉ को पढ़िएगा, अगर हुसैनारा खातून के केस को आप पढ़िएगा तो उसको आप कहां पे लेकर के अप्लाई करिएगा, आप उसको सीआरपीसी में अप्लाई करिएगा। जैसे श्रीनिवासन का केस आ जाता है, ओल्गा टेलिस का मामला आ जाता है। तो ये सभी के सभी मामले जो हैं साथियों आपके, ये सभी के सभी मामले आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आते हैं। बस उतना ही नहीं, आगे और भी देखते हुए चलिए। अगर हम राइट टू लिवलीहुड की बात करते हैं तो ये केस लॉ हमको, ये कौन सा केस लॉ में बताया गया था, तो एक मामला आया था ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और इसी के अंतर्गत ये हमको राइट टू लिवलीहुड हमको देखने के लिए मिला था। अगर हम राइट टू शेल्टर की बात करते हैं तो राइट टू शेल्टर से रिलेटेड हमारा जो केस लॉ बनता है वो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला बनता है। यह भी आर्टिकल नंबर 21 के ही अंतर्गत डाला गया था। अगर हम रिप्रोडक्टिव चॉइस की बात करते हैं तो साथियों रिप्रोडक्टिव चॉइस एक महिला का हो सकता है, ये आर्टिकल नंबर 21 में हमको देखने के लिए मिलता है कि क्या एक महिला के पास रिप्रोडक्टिव चॉइस है। तो जी हाँ साथियों ये है। और कहां आपको देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 21 में देखने के लिए मिलता है। और केस का नाम हम बताते हैं तो सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का यह मामला है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एक्सीडेंट हो गए के बाद कुछ आदमी हमको उठा करके अस्पताल में लेकर के गए, अस्पताल वाला कह रहा है नहीं भैया पहले पुलिस कार्रवाई करिए, अरे पहले उसका ब्लडिंग पूरा खून निकल रहा है, उसको पहले आप इलाज दीजिए, तो वो कहेगा कि नहीं आप पहले पुलिस केस बनवाइए। ऐसा नहीं होगा, पहले आपको फर्स्ट एड देना है डॉक्टर साहब। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला कर रहा है। और ये कहां फॉल करता है, तो साथियों आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ये फॉल करता है। राइट टू स्लीप की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 के ही अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है।
और किसके अंतर्गत, तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। फिर एक हमारे पास और मामला आता है जो बधुआ मजदूरी से रिलेटेड है, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है, जिसमें नीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजें आपको यहां पर आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड मिल रहा है। अब राइट टू डाई की हम बात करते हैं तो साथियों राइट टू डाई से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपको पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे कि पैसिव यूथनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है ये किस केस लॉ के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया, तो मैं कहूंगा अरुणा रामचंद्र शानबाग का मामला था और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी के मामले में हमको पैसिव यूथनेसिया के बारे में साथियों बताया गया था। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में देखिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर्स की हम बात करते हैं जो कि नालसा का केस लॉ आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया था और उसी के अंतर्गत ये चीजें हमको बताई गई थी। चाइल्ड राइट की हम बात करते हैं साथियों तो बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था और उसी के अंतर्गत ये बताया गया था। ये सभी केस लॉ आपको आर्टिकल नंबर 21 से ही देखने के लिए मिल रहा है। राइट टू फ्री लीगल एड की हम बात करते हैं तो हमारे पास केस आया था MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया था। अगर हम कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं साथियों तो ये सभी के सभी केस लॉ आपको ये CRPC में देखने के लिए मिलेगा। नीलबती बहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा की बात करते हैं, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात करते हैं। ये कस्टोडियल टॉर्चर से है और इसको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 में ही फॉल कराया गया है और ये CRPC से आपका रेलिवेंट करता है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है साथियों जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट करके आपसे पूछा जाता है। यहां पे इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सभी के सभी आपको आर्टिकल नंबर 21 से देखने के लिए मामला मिल रहा था। अब आर्टिकल नंबर 21A को भी आप यहां पर देख लीजिए कि आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। और जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं साथियों तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन अगर कैपिटल A लगा है तो कहीं ना कहीं ये इसको अमेंडमेंट करके यहां पे डालने का काम किया गया है। अब इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया है तो साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 86 नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको क्या किया गया था, यहाँ पे डाला गया था। और इससे रिलेटेड अगर हम केस लॉ की बात करते हैं तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस लॉ आता है। साथ ही साथ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला आता है और एक और केस लॉ आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदरम 2011 का मामला आता है। इस टाइप के केस लॉ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। साथियों आज का हमारा समय समाप्त हो गया। मैंने आर्टिकल नंबर 21A तक मैंने आपको पूरा केस लॉ करा दिया है। बाकी का जो यहाँ पे केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है आर्टिकल नंबर 21, 23, 24, 25 ये सभी केस लॉ मैं एक नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और उसी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इन सभी चीजों को मैं डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा, आप प्लीज इस सेशन के बारे में हमें जरूर बताइएगा। क्या इस टाइप का केस लॉ मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेकर के आ सकता हूं हर एक सब्जेक्ट पे, IPC पे, CPC पे, CRPC पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, हर एक सब्जेक्ट पे मैं इसी टाइप का केस लॉ आपके लिए लेकर के आना चाहता हूं। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो साथियों मैं डेफिनेटली इस प्रकार के काम को करने वाला हूं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।